हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोना स्टार्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर नंबर 3 है हमारे साइंस का। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। सबसे पहले अगर हम दोनों चीज़ों के बारे में जो हमारे शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे वही समझ लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स इज़ बेसिकली वो एलिमेंट्स जो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, यानी कि केटायन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि एनायन फॉर्म करते हैं, यानी कि नेगेटिव आयन्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक पीरियोडिक टेबल अपनी देखते हैं, लेट्स टेक एनी कोई भी, मैं वाइट ले लेती हूँ। तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सोडियम। तो जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, जिसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो 281 आती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। इसका मतलब सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, उसकी वैलेंसी पॉजिटिव है। इस वजह से जो सोडियम है वो एक मेटल है। अगर दूसरी तरफ मैं कोई नॉन मेटल लूँ, जैसे कि मैं नॉन मेटल लेती हूँ ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो होती है 8, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 2 6 लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन है वो 2 आयन्स गेन करेगा, है ना। क्या चाहिए उसे? 2 आयन ज़्यादा चाहिए ताकि आउटर मोस्ट शेल उसका पूरा भर जाए। तो इसका मतलब जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी माइनस में है ना। इसी वजह से जो है ऑक्सीजन एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो यही जो है हमारा इससे मतलब है। तो आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो डेफिनेशन है वो इसी तरीके से याद करोगे। तो यहाँ पे देख लो, द मेटल मे बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इजीली और रेडिली बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे मेटल्स। सिमिलरली नॉन मेटल्स की बात करें, अगर हम नॉन मेटल्स का है, आई थिंक इसमें दिया नहीं हुआ। नॉन मेटल्स आप इसका उल्टा ही कर लो कि द नॉन मेटल मे बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस इजीली और रेडिली बाय गेनिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। इसी डेफिनेशन को उल्टा कर दो, आपकी नॉन मेटल्स की डेफिनेशन भी बन गई। तो यही होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और कुछ खास नहीं है। अब हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की, ठीक है भाई। तो मेटल की अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली है मेटालिक लस्टर। अगर आप मेटल्स को देखोगे, जैसे कि आपके घर पे जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं या स्टील के बर्तन होते हैं, वो शाइनी होते हैं। जब नए नए ख़रीद के आते हैं तो इतने शाइनी होते हैं कि आपकी कभी कभार आपका मुंह भी दिख जाता है उनमें, इतने शाइनी होते हैं। तो वो शाइन होती है, उसे हम लस्टर कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप नॉन मेटल्स की बात करोगे तो वो नहीं होते शाइनी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक एक नॉन मेटल है। तो प्लास्टिक में अगर आप अपनी मुंह दिखने की कोशिश करोगे आपको उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, उसमें लस्टर नहीं है, शाइन नहीं है। तो मेटल्स के पास लस्टर होता है, यानी कि एक शाइनिंग सरफेस होता है उनका, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कैसे ये शाइन मार रहे हैं ना, यही चीज़ होती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। मेटल्स ऐसे नहीं है कि आपने ऐसे हल्का सा उन्हें हाथों से इधर उधर करा तो वो आराम से टूट गए। मेटल्स को अगर आप चाकू से भी काटने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कटते हैं। बट दूसरी तरफ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे जिन्हें हम अल्कालाई मेटल्स कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अल्कालाई मेटल्स लाइक सोडियम। तो ये जो है ना, ये वाले मेटल्स आराम से कट हो सकते हैं, आप इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया हमारा हार्डनेस वाला फीचर। इसी के साथ साथ पोटाशियम, लिथियम, जितने भी अल्कालाई मेटल्स होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं, बट वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, वो नाइफ से कट हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, और ये एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट इज़ मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी की मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मेटल्स जो है उन्हें आप थिन शीट में जो है उन्हें एक तरीके से आप बीट कर सकते हो, ठीक है।
देखो यहाँ लिखा भी है इजीली बीटन इनटू थिन शीट। तो जैसे मेटल अगर आप कोई लेते हो ना और उसके ऊपर अगर आप हैमर चलाते हो तो वो क्या होगा, इसकी एक शीट बन जाएगी। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैल्लेबल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, इसलिए आप इनकी शीट्स देखते हो। और ये एक फैक्ट है, गोल्ड अगर आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेते हो तो उससे आप 2 किलोमीटर, सॉरी ये तो डक्टिलिटी वाला है, सॉरी हम डक्टिलिटी पे आते हैं। डक्टिलिटी बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स होती है जिसके अंदर आप मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉ कर देते हो, बेसिकली उन्हें थिन वायर्स बना देते हो मेटल की। जैसे कि अगर आप कभी भी घर में आपका कोई भी वायर का कनेक्शन होगा तो फिर वो जो है वो आपका किसी मेटल की वायर से ही बना होगा, जैसे कॉपर की वायर से बना होगा। तो अभी मैं आपको जो बता रही थी ना गोल्ड वाला, वो इसमें आता है। गोल्ड अगर आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेते हो ना तो आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर की लेंथ की पतली वायर बना सकते हो। तो गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। एंड एक फैक्ट बता रही हूँ मैं, गोल्ड जो 24 कैरेट का होता है इट्स वेरी वेरी प्योर, लाइक इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डक्टिलिटी वाला। एंड ऑब्वियसली डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सब चीज़ें ना किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है। ऐसा नहीं है कि सभी का 1 ग्राम अगर मैं लूँ तो वो सभी जो है वो 2 किलोमीटर तक की वायर बना देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो मेटल की है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मतलब है कि जो मेटल्स है ना, अगर आप जैसे मान लो एक सर्किट बनाते हो, ये बैटरी है, मैं ऐसे बना देती हूँ एक प्यारा सा सर्किट। जब आप फिज़िक्स में वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे ऐसे सर्किट तो बहुत बनाए ही हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा कोई दिक्कत आएंगी इनमें। बल्ब ये लग नहीं रहा बट ठीक है, चलो। तो ऐसा कुछ अगर आप सर्किट बनाते हो ना तो सर्किट में जो आप वायर यूज़ करते हो वो वायर जो होती है ना वो मेटल की बनी होती है। उसके ऊपर एक वो होती है कोटिंग, किस चीज़ की, पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी क्या होती है, कोटिंग होती है, पीवीसी जिसे हम कहते हैं। तो वो एक रबर लाइक मटेरियल होता है ताकि आपको करंट ना लगे, ठीक है। तो अब आप जब भी देखोगे ना तो जो वायर होती है, जैसे आप कोई वायर उठाना अपने घर पे, उसके ऊपर एक कोटिंग होगी पीवीसी की, उसके अंदर एक वायर होती है और वो वायर जो होती है वो मेटल की बनी होती है, ज़्यादातर वो कॉपर की होती है। ऑल्दो सिल्वर वगैरह भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में माने जाते हैं, बट वो महंगे होते हैं तो इस वजह से उनको नहीं यूज़ किया जाता। बट वैसे कॉपर थोड़ा सस्ता होता है तो इसलिए कॉपर की वायर्स बना दी जाती है। तो कॉपर की वायर जब हम बीच में लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, मतलब जो मेटल्स है वो कैरी करते हैं करंट, है ना। इसका मतलब उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो यहाँ सर्किट बना हुआ है, मैंने फालतू में मेहनत करी। एनीवेज नेक्स्ट इज वो ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। जब आप देखोगे तो आपके घर पे कोई भी बर्तन होगा ना तो बर्तन में हम क्या करते हैं, उनके हैंडल पे ना एक कुछ प्लास्टिक या कुछ भी ऐसे लेयर लगा देते हैं ताकि हम उसे पकड़ पाए। नहीं तो अगर कुछ गर्म बर्तन होता तो हम कपड़े से पकड़ते। क्यों? क्योंकि वो जो बर्तन है वो मेटल का बना है, अगर आप उसे गैस पे रखोगे, हीट पे रखोगे तो वो गर्म तो ज़रूर होगा, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इसे केमिस्ट्री को, बायो को, इस सबको ना डेली लाइफ से ना आप ना मतलब थोड़ा कंपेयर करा करो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझा करो तो अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट इज सोनोरिटी। सोनोरिटी का क्या मतलब है, जब आप मेटल को लोगे और एक हैमर से मारोगे ना तो टंग करके आवाज़ आती है। घर पे प्लेट लेना, प्लेट स्टील की है, मेटल की बनी हुई है, चम्मच लेना या कुछ भी लेना, उसको ऐसे बजाना तो देखोगे आवाज़ आएगी, है ना, टंग करके। तो वो जो आवाज़ है वो फीचर जो है उसे हम कहते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो ये हमारे मेटल्स में होता है एंड इसी वजह से हमारी जो स्कूल बेल्स है वो मेटल की बनी होती है। तो ये हमारे हो गई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक और रह गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है।
मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ताकि मेटल्स, मतलब आप देखोगे जैसे मेटल्स का बर्तन बनता है, तो अगर मान लो कि मेटल्स की वो मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता, तो अगर हम बर्तन को गैस पे रखते वो तो एकदम जल के मेल्ट ही हो जाता या बर्तन बॉईल होने लग जाता। तो वो अगर हमारे जो मेटल्स हैं उनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इस वजह से क्या है, अगर आप उन्हें गैस में भी रखोगे ना तो वो मेल्ट नहीं हो जाते, उन्हें एक बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वही है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। बट अब ऑब्वियसली मैंने आपको बोला केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो गैलियम एंड केशियम, यहाँ लिखा हुआ है गैलियम एंड केशियम, ये जो दो मेटल्स है ये मेटल्स ही है, बट ये बहुत इनका ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है कि अगर आप इन्हें हाथ पे भी रखोगे ना तो ये मेल्ट हो जाते हैं। इतने इतने लो हाई, इतने लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बट ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का होता है, ये भी एक मेटल ही है। अब ये तो हमारे को बता रहे हैं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जान के मेटल एंड नॉन मेटल्स की हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम जान लेते हैं तो भी इतनी सारी एक्सेप्शंस आ जाती है बीच में, तो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी होती है। अभी मैंने आपको ना पूरे एक्सेप्शंस नहीं बताया, तो मैं सारे एक्सेप्शंस आपको वापस से बता देती हूँ। पहला एक्सेप्शन ये है, रुको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, पहला, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी सॉलिड स्टेट पे होते हैं इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल सॉलिड रहते हैं, सिर्फ एक मर्क्यूरी ही है जो लिक्विड रहता है, ठीक है। और मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट गैलियम और केशियम जो है मैंने जैसे कि आपको बताया उनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट ये है कि जो आयोडीन है, आयोडीन एक मेटल है बट उसमें शाइन नहीं होती, वो लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस नहीं होता, सॉरी होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है पर वो लस्ट्रस होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ इतना। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है बट फिर भी वो लस्ट्रस होता है, उसमें एक शाइन होती है। तीसरा है कार्बन। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कि मतलब आप डायमंड को ही देख लो, डायमंड इतना हार्ड है, लाइक इट्स द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड जो है वो कार्बन का ही बना होता है जो कि एक नॉन मेटल है। तो अब आप सोचो क्यों भाई, ग्रेफाइट भी अगर आप बात करो, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है जो कि एक नॉन मेटल है, बट फिर भी ग्रेफाइट एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बहुत सारे ऐसे ना अलग अलग एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अल्कलाई मेटल्स वाला बताया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ देखने को मिल रही है, तो मैं वही बता देती हूँ पहले। रिएक्टिविटी सीरीज़ बेसिकली एक ऐसे अरेंजमेंट बनाई गई है मेटल्स की ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे हाई रिएक्टिव है, और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जब आपने समझा होगा तो शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। सबसे ऊपर जो मेटल दिया है वो सबसे हाई उसकी रिएक्टिविटी होती है, और सबसे नीचे जो दिया है उसकी सबसे कम होती है। तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, प्लीज़ सेंड चार्लीज मंकीज एंड जेब्राज इन लीड केजेस सिक्योरली गार्डेड। इसका मतलब प्लीज़ चार्ली के मंकी और जेब्रा को लीड के केजेस में भेज दो सिक्योरली गार्ड करके, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी के साथ। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड बनाता है। आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि Mg+
O2 gives out MgO, बट अब ये बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। ठीक है, सो ये पहले हमारी हो गई। तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड बना है, सी Cu प्लस O2 गिव्स आउट CuO। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारा कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट ऐसे ही है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की बात करें तो Al प्लस O2 गिव्स आउट। अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है, तो O के साथ 3 लगेगा, पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इधर 2 लगेगा, तो Al2O3। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा, और यहाँ पे 4 लग जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग आराम से हो जाएगी जब आप करोगे लाइक अच्छे से, तो वो हो जाएगी। अब हम जो मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स नॉर्मली अगर हम देखें तो वो बेसिक होते हैं नेचर में, यहाँ पे लिखा भी है मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स है वो नेचर में बेसिक होते हैं। ठीक है, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो अगर मैं बेस के साथ उनका रिएक्शन कराऊँ तो भी एक रिएक्शन होगा, अगर मैं एसिड के साथ कराऊँ तो भी एक रिएक्शन होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो वो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम Al2O3 लेते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम लेते हैं, लेट्स टेक एनी काइंड ऑफ एसिड, जैसे मैं HCl ले लेती हूँ, तो क्या बनेगा, देखो एल्यूमिनियम के साथ जो है वो मेरा क्लोराइड आ जाएगा, तो AlCl हो जाएगा। बट अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है, तो यहाँ 3 लग जाएगा, प्लस H2O, पानी तो बनेगा ही। अब इसे बैलेंस कर लेना, मैं नहीं कर रही। एंड ऑल्सो Al2O3 प्लस, अब कोई बेस ले लो, बेस से NaOH याद आ रहा है, तो NaOH ले लेते हैं, और इन्हें मिलाओगे तो बनेगा AlNaO। आई नो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, सॉरी AlNa बोल दिया मैंने, NaAl है, सॉरी NaAlO2। तो इसे हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, प्लस H2O तो बनेगा ही। तो अब आप देखोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो मेरा ऐसा एक था जिसने एसिडिक बिहेवियर भी दिखाया और बेसिक बिहेवियर भी दिखाया। तो जब वो दोनों के साथ रिएक्ट हुआ तो वो दोनों के साथ रिएक्ट हुआ, एसिड के साथ भी रिएक्ट हुआ, बेस के साथ भी रिएक्ट हुआ। अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं नेचर में, है ना, मतलब इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट कुछ जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वो अल्कालाई बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूं, तो जब मैं उसमें पानी मिलाती हूँ, उसमें पानी मिला के मुझे मिलता है NaOH, है ना। ऐसे अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड की बात करूँ जो कि है K2O, तो इसमें जब मैं पानी मिलाती हूँ तो मेरे को मिलता है KOH। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये ऑक्साइड जो है ये पानी में डिज़ोल्व हो रहे हैं। कुछ ऐसे मतलब काफ़ी सारे तो वैसे होते हैं जो नहीं होते हैं सॉल्यूबल, बट ये वाले फिर भी हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, सोडियम और पोटेशियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसी वजह से ताकि वो रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन के साथ, उन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए ऑक्सीजन के साथ। सेकंड पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना के रखते हैं ताकि अंदर वाला जो उनका मेटल है वो बचा रहे, प्रिजर्व्ड रहे। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को पहले हम क्यों सैंड पेपर से क्लीन करते हैं रिएक्शन से पहले, तो वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना के रखता है रूम टेम्परेचर पे। ऐसी कार्बन जो है ना, सॉरी कार्बन नहीं, कॉपर जो है वो भी बर्न नहीं होता वो, बट फिर भी वो अपने ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेता है जिसे CuO कॉपर ऑक्साइड कहते हैं।
जो उसकी अपीयरेंस ब्लैक कलर की कर देती है, ठीक है। आयरन जो है वो बर्न नहीं होगा, अगर आपने ऐसे एक इकट्ठा आयरन ले रखा है वो बर्न नहीं होगा, बट उसकी फिलिंग्स जो है वो बर्न हो जाएगी। सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, चाहे हाई टेम्परेचर भी दे दोगे तब भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो एक और चीज़ अब रह गई जो कि है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम को मैंने आपको बताया कि जब वो एयर में रहता है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोट अगर हम किसी और मेटल पे लगा देते हैं तो वो क्या होता है कि कोरोजन नहीं होती। तो इसी वजह से ये एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता है एंड इससे एक अट्रैक्टिव फिनिश भी मिलती है एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल पानी के साथ मिलके ऑब्वियसली क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो और अगर आप मेटल ऑक्साइड में पानी मिला दोगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, मेटल ऑक्साइड में पानी मिलाते हो तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। सो यही होता है इसमें। तो अभी हम देख लेते हैं मेटल और वाटर को मिला के। जैसे हम एक मेटल लेते हैं पोटाशियम और एक पानी लेते हैं तो वो मेरा बन जाएगा के, अरे भाई हाँ, तो वो बन जाएगा KOH प्लस H2, ठीक है। या आई होप दिख रहा है। तो ये तो हो गया। अब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना इसमें पानी मिला दोगे। अच्छा पानी तो मिल गया, पानी तो ऐसे ही मिल गया, अच्छा चलो। तो ये तो हो गया हमारा। अब पोटाशियम और सोडियम का ओह यहाँ पे है ही, मैं फालतू में मेहनत कर रही थी। तो देखा KOH प्लस H2 और प्लस बहुत सारी हीट भी निकलती है। अब कैल्शियम जो है ना, जब वो ऐसे पानी के साथ मिलाते हैं तो वो ना फ्लोट करता है वाटर में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उस पर कैल्शियम चिपक जाता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स कैल्शियम पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उससे कैल्शियम जो है ना वो फ्लोट करता है पानी में। क्या करता है? फ्लोट करता है। मैग्नीशियम नहीं रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है और वो भी फ्लोट करता है ऐसे ही जैसे कैल्शियम करता है। एल्यूमिनियम और आयरन की बात करें तो वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, वो वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये तो रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल और एसिड को मिलाओगे तो सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है ना। वैसे हमने इनमें से काफ़ी कुछ जो है ना वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो डोंट वरी, इट्स ओके, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जब आप मेटल और एसिड के साथ मिलते हो तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक में HCl मिलाने से जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है ना। अब एक और यहाँ पे चीज़ बता देती हूँ। मेटल को जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ मिलाते हो, नाइट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं, तो जब आप उसे डाइल्यूट HNO3 के साथ मिलाते हो तो सॉल्ट तो मिलता है और साथ में NO2, NO या N2O भी मिलती है गैस, और साथ में पानी मिलता है। तो क्यों? HNO3 क्योंकि ना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब मेटल्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें प्रोड्यूस ही नहीं होती, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्साइड कर देता है। ऑक्साइड मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हाइड्रोजन गैस में जो है वो ऑक्सीजन मिला देता है। तो जब ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी प्रोड्यूस हो जाएगा और अपने आप को HNO3 क्या करता है? रिड्यूस कर देता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, एक्वा रीजिया की बात करते हैं। एक्वा रीजिया को जिसे हम एक रॉयल वाटर भी कहते हैं लैटिन भाषा में, वो बेसिकली कंक्रीट
HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें 3:1 के रेशियो में इन्हें मिक्स किया होता है। जैसे HCl जो है वो 3 रेशियो में है और HNO3 है वो 1 में है। तो ऐसे जो है एक मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है फ्रेशली, एंड ये जो है ना ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। ये एक ऐसा बन के आता है कि वो डिसॉल्व कर लेता है गोल्ड को। पर कोई ऐसे अगर आप एसिड लोगे HCl में जैसे आप चाहोगे तो HCl में नहीं होगा वो, बट इस एक्वा रीजिया में हो जाता है। एंड इससे जो है ना वो गोल्ड की पुरानी कोटिंग को जो है हटा दिया जाता है ताकि गोल्ड एकदम नया लगे। तो ये सब चीज़ें जो है एक्वा रीजिया में होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव भी होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो अगर आपने और कोई मेटल सॉल्ट लिया, उसका रिएक्शन कराया है मेटल के साथ, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। वेरी इजी, देखो सिंपल सी बात है। जैसे मैंने Cu लिया, ठीक है, कॉपर लिया, जैसे मैंने कॉपर लिया अगर, तो उसमें मैंने AgNO3 मिलाया, तो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। तो CuNO3 2 + 2Ag यानी कि क्या बना मेरा, देखो कॉपर था और ये क्या होता है मेरा, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो अब जब मैंने इन्हें मिलाया तो वो बन गया कॉपर नाइट्रेट और यहाँ बन गया सिल्वर। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके बारे में एक और पहले रिएक्शन हमने पढ़ा था BaSO4 वाला, बेरियम सल्फेट वाला एक पढ़ा था, जिसमें सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलाया था, तो वो NaCl प्लस BaSO4 बना था। तो वो भी चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, तो वो सेम ही बात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नॉन मेटल की डेफिनेशन जो ऊपर नहीं आई थी वो यहाँ पे आ गई है, बट अभी भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी चीज़ का यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, नॉन मेटल में बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पे ना आई थिंक, अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स भी सारे वही है, देखो बस उसका उल्टा हो जाएगा। लस्टर है जैसे कि, तो इसमें जो है वो लस्टर नहीं होता है। बट कार्बन में अगर आप बात करोगे, कार्बन के एलोट्रॉप्स जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, उनमें होता है, आयोडीन में होता है लस्टर, है ना। तो इसी तरीके से हार्डनेस की बात करें तो सारे नॉन मेटल ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है, वो बहुत हार्ड होता है। मैलेबिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। डक्टिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो थिन वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट एनर्जी की बात करें तो उसमें वो बैड कंडक्टर है। ग्रेफाइट जबकि एक एलोट्रॉप है कार्बन का, वो फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो कार्बन के बारे में आराम से आप चैप्टर 4 में भी अच्छे से पढ़ोगे, तो डोंट वरी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो नॉन मेटल्स का होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू योर मेटल्स। बट कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रखते हैं। देन ब्रिटलनेस की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल नेचर शो करते हैं। सल्फ़र शो ये वाला बिहेवियर तब करता है जब आप उसे हैमर से ब्रेक कर दोगे पीसेस में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि वो एनायन की फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका मतलब नॉन मेटल ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल की बात करें विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो नॉन मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिव्स आउट सॉल्ट या ऑक्साइड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फ़र में जब आप H2SO4 मिलाते हो जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है,
तो वो आपका बन जाती है SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस पानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेटालिक, आयनिक, कोवैलेंट बॉन्ड्स और ये आयोनिक बॉन्ड्स, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अगली वीडियो में। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आई नो मैं बीच में हल्का सा यहाँ पे कंफ्यूज हुई थी, आई डोंट नो व्हाई, बट आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।